हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जस्ट चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एलिमेंट्री कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने देखा था, है ना। दूसरी टॉपिक विभव पर बात की थी और तीसरी जो है वो विभवांतर पर बात की थी। ठीक है, तो आपको जो बेसिक चीज़ें समझनी है कि विभव क्या होती है, विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि यही से आप क्या कर देंगे, आपका बेस बनेगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो विभव विभव क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक ना। और विभवांतर क्या होता है उसको समझना। ठीक है, तो विभवांतर पहले देख लेते हैं। तो विभवांतर जो चीज़ क्या होती है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, हम उसको क्या बोलते हैं जी, विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, लेकिन विभव क्या होता है, विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये आपका अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। ओके, तो ये दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, उसका आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब हम आज की वीडियो में जो है वो आगे बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था, आज जो हम ये देखेंगे कि स्थिर विद्युत विभव के प्रकार देखेंगे। ठीक ना, तो ये विभव जो होती है पास क्या होती है, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विभव होता है और एक क्या होती है, ऋणात्मक विभव होती है। तो धनात्मक विभव क्या होते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक, ध्यान से समझ, ठीक ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध, मतलब किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विभव कहते हैं। ध्यान से अब समझना, एक बार हमने जो विभव के परिभाषा के लिए जो डायग्राम देखा था उसमें वैद्युत बल को समझिए और उसके विरुद्ध जो हम कार्य कर रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, तब आपकी परिभाषा जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमने जो डायग्राम देखा था उसमें क्या था, एक कैपिटल क्यू था और एक क्या था, प्लस क्यू था। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। दैट मीन्स इधर होगा आपका इसकी डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। ठीक है, तो जब यही जो होगी क्या चीज़ है, आपका वैद्युत बल है ना। ये क्या चीज़ आपका वैद्युत बल है कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अब हम विभव की परिभाषा क्या जानते हैं कि हम एकांक धनावेश को क्या करेंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे। ठीक है, तो धनात्मक विभव ये बोलता है कि वैद्युत बल के विरुद्ध, इधर वैद्युत बल है और वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, मतलब इस आवेश को ना विद्युत क्षेत्र ई में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है विद्युत बल के विरुद्ध, हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विभव बोलते हैं। वैद्युत बल इस डायरेक्शन में है, हाँ, और हम ला किधर रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, उसके विरुद्ध ला रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक विभव बोलेंगे। ठीक है, और ऋणात्मक विभव क्या होगा, तो जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल अगर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, देख वैद्युत बल जो इसी डायरेक्शन में लग रहा था, तो यही बस अगर बल कार्य कर रहे हैं तब हम उस बल को क्या, उस विभव को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विभव बोलेंगे। ओके, चलिए इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक, और विभव की हमने जो मात्रक और उसकी विमेय सूत्र को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो यही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाया गया है, तो उसको आप देख चुके हो, तो इसको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक, आज हम और नया टॉपिक देखेंगे, पृथ्वी का जो विभव है उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने अपने जो मतलब चैप्टर 1, देखो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो ना दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। चैप्टर 1 में हम किसके बारे में डिस्कस करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करते थे, है ना, तीव्रता के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीव्रता की जगह किसके बारे में बात करेंगे, विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। और सेम टॉपिक जो है वो ना विद्युत, जैसे फर्स्ट चैप्टर में था सेम वैसे ही टॉपिक, सिमिलर टॉपिक यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोनों को कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे पृथ्वी का विभव, है ना। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ कि पृथ्वी जो क्या चीज़ है, आपका विशाल है, इसकी आकृति क्या चीज़, विशाल है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, विशाल चालक की भांति कार्य करते हैं ना। अगर हम यहाँ से कुछ आवेश निकाल भी ले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे कुछ आवेश दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल से कैसे होता था कि जैसे आपके पास विशाल समुद्र है, उस समुद्र में अगर हम एक गिलास पानी डाल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वहाँ से एक गिलास पानी भी निकालें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो विशाल आकृति में है, क्या चीज़ है, आपका समुद्र है। ठीक ना, चलिए ठीक, तो हम पृथ्वी का विभव देख लेते। देखना पृथ्वी क्या चीज़ बोल रहा है। पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि उसे कुछ आवेश देने से या उससे कुछ आवेश लेने से
उसके आवेश या विभव में कोई अंतर नहीं आता। अतः किसी वस्तु के विभव की माप पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर की जाती है। मतलब किसी भी वस्तु के जो विभव है उसकी जो माप है वो पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, हम किसी भी चीज़ को बोलते क्या चीज़ है, इस शहर की जो ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, हम समुद्र तल से ऊंचाई क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्र जो है वो अथाह है, इसकी गहराई भी क्या चीज़ है आपका, अथाह है, ठीक ना। तो हम इसकी गहराई को नहीं नाप सकते। और अगर क्या बोलते हैं उसमें, अगर हम मान लो क्या चीज़ है आपका, गहराई बहुत ज़्यादा है उसकी, ठीक है, किसकी, समुद्र की ऊंचाई जो है बहुत ही ज़्यादा है ना। तो हम उसमें से थोड़ी सी ऊंचाई कम कर दें समुद्र की ऊंचाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें थोड़ी ऊंचाई अगर बढ़ा भी देते हैं 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई है उसकी, है ना। तो हम हर चीज़ की जो ऊंचाई है ना, तल की ऊंचाई है, हम समुद्र तल से क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई ऐसे आपने पढ़ा होगा कहीं पास, ठीक ना, ऐसा पढ़ती है ना। तो वैसे ही सेम अगर हम किसी वस्तु के विभव के बारे में अगर बात करेंगे तो हम पृथ्वी के विभव को क्या करेंगे जी, शून्य मानकर करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो देखते हैं आगे। धनावेशी, अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि अगर हम पृथ्वी से कोई कुछ आवेश ले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पृथ्वी को कुछ आवेश दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखो, धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक तथा ऋणावेशित वस्तुओं का जो विभव है वो ऋणात्मक होते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। फिर इसको, धनावेशित वस्तु की को अगर पृथ्वी से जोड़ने पर, ध्यान देना, धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर धनावेश या विद्युत वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। अगर हम धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो धन आवेश जो है वो क्या करता है, पृथ्वी की ओर ट्रांसफर होती है। अब क्योंकि ये धनात्मक जो है वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की ओर ट्रांसफर हो रही है, तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, वस्तु की ओर ट्रांसफर होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और बोल रहे क्या, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो विद्युत प्रवाह के विपरीत माना जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे होती है, विद्युत प्रवाह के विपरीत होती है। मतलब अगर हम धनावेश को इधर कर रहे हैं ना, विद्युत जिधर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके विपरीत दिशा में क्या करती है, प्रवाहित होती है। इसी प्रकार ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर वैद्युत जो वो पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि जो धनावेश रहेगा डेफिनेटली वही जो है क्या चीज़ है, धनवान है ना। तो क्या करेगी, अपने में से आवेश को क्या करेगा, अतिरिक्त आवेश होगा उसके पास तो वो पृथ्वी को देगा, है ना। अगर खुद ही वो इलेक्ट्रॉन है ना, खुद ही वो इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो धनावेश जो पृथ्वी से क्या करेगी, वस्तु की ओर आएगी, और इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाएगा, पृथ्वी की ओर जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ों को समझना, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगी, वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। देखो, इसको एक एग्जाम्पल उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर नहीं, डायग्राम को मैं वो नहीं किया हूँ इंक्लूड, है ना। तो थोड़ा समझ में तो आ गया होगा, आई होप यू। फिर से एक बार उसको समझ लेते हैं, क्या है ना, क्या कि धनावेशित वस्तु को अगर देखो, मान लिया क्या चीज़ आपका एक धनावेशित वस्तु, समझिए इस चीज़ को, ठीक ना। अगर हमेशा याद रखना कि जो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित, देखो विद्युत धारा प्रवाहित अगर इस दिशा में होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या चीज़ है, माइनस चार्ज, ठीक ना। तो माइनस चार्ज जो है वो इस दिशा में प्रवाहित होती है, इससे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर कोई धनावेशित वस्तु को अगर हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से अगर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये पृथ्वी है आपका, ठीक है, अगर हम इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो धनावेश जो है वो वस्तु से क्या करेगी, पृथ्वी की ओर आएगी, इधर आएगी धनावेश जो है वो, ठीक है। लेकिन अब धनावेश इधर आ रही है पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, इधर जाएगी, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज जो है क्या करेगा, वस्तु की ओर जाएगा। इतना चीज़ें क्लियर हो गई जब धनावेशित वस्तु है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या चीज़ें, मान लो यहाँ पर से ऋणावेशित वस्तु है, तो क्या करेगा, अगर इसको हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी क्योंकि धनावेशित हो गया, है ना, क्योंकि ये जो है वो ऋणावेशित है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि पृथ्वी धनावेशित है ना। तो हम जब आप क्या करेंगे, पृथ्वी से जो धनावेश है क्या करेंगे, वस्तु की ओर जाएगी, धनावेशित जो है वो, हाँ। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो नीचे आएगा पृथ्वी की तरफ। इस चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते फिर। चलिए, अब यही थोड़ा आपका डेरिवेशंस आ रही है जो कि हमने चैप्टर 1 में किया था, सेम उसी टाइप का है, ठीक ना। देखो क्या चीज़ है, बिंदु आवेश के कारण
देखो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करनी है। जैसे हम चैप्टर 1 में क्या पढ़ते थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम ही है, सिमिलर है, ठीक ना। दोनों को अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। चलिए, कहाँ पास अंतर है उसको जिसको आपको समझना है, ठीक है। तो देखो, हमें बिंदु आवेश के कारण क्या करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी सी समझते हैं इस चीज को। देखो क्या बोल रहे हैं, मानचित्र में, जो अभी नीचे चित्र है उसमें देखना, ठीक ना। मानचित्र में किसी बिंदु O पर कैपिटल प्लस Q आवेश रखा गया है, कैपिटल, ठीक ना, जिसके कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, प्लस E है। अब याद करो किसको, विभव की परिभाषा को। विभव की परिभाषा में क्या बोलते हैं कि जब हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर डिस्कस हुई कि नहीं हुई, इस कारण से हमें मानकर चले क्या, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है तो भैया कोई भी आवेश है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो हमने मानकर चला क्या चीज़ की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है आपका, ई है। तो माना ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या चीज़ है, बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर नीचे डायग्राम है उसको देखते हैं, यहाँ पर समझिए, ठीक है। देखो, ये जो बिंदु O है वहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस कैपिटल Q आवेश है, जिसके कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये मिल गया है ना। अब हमने मानकर चला कि जो O से R दूरी पर, ये R दूरी पर क्या चीज़ आपका बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी देखते जाते हैं थ्योरी को, और उधर डायग्राम में समझते जाते हैं, ठीक है। क्या लिखे उसको पहले लिखो, माना बिंदु O से x दूरी पर क्या चीज़ है, स्थित बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है, ध्यान समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखो डायग्राम में मान लेते हैं कि O से, यहाँ O से x दूरी पर क्या चीज़ है आपका, A बिंदु है x दूरी पर, ठीक है। वहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस Q आवेश रखा गया है। अब इस प्लस Q आवेश को हम क्या करेंगे जी, अनंत से ना, मतलब A से पहले B तक लाएंगे, अल्प विस्थापित करेंगे। देखो, हमेशा जो है वो किसी भी चीज़ को, फिजिक्स में क्या होता है, जैसे अब बहुत ऐसे लंबी लाइन है, ठीक ना, जो कहीं कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमें नहीं पता, तो उसको कैसे करते हैं, हम यहाँ से कोई ना कोई इसमें अवयवी क्षेत्र, अवयवी जो दूरी मान लेते हैं, फिर लास्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण जो लाइन है पूरी कवर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवयवी जो विस्थापन है, अल्प विस्थापन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ से आपका क्या चीज़ है, O से लेकर x दूरी पर क्या चीज़ है आपका, O से x दूरी पर बिंदु A है, जहाँ पर आपका क्या रखा गया है, प्लस Q आवेश रखा गया है, स्मॉल Q आवेश रखा गया है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं आगे जो है क्या लिखे हैं उसको, फिर उधर समझते हैं, ठीक है। अब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम कैसे यूज होगा उसको देखो। यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, कैपिटल Q आवेश है, और यहाँ पर क्या चीज़ है आपका, प्लस Q आवेश है। तो दोनों कैसे हैं आपका, आवेशित हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है, कूलाम के नियम का लगता है कि नहीं लगता, है ना। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होती है, और उन दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर कूलाम के नियम लगा गए हैं, एक कैपिटल प्लस Q, है ना, और स्मॉल Q के बीच में, ठीक है। तो कूलाम के नियम देखो, कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाली जो बल होगी F इज इक्वल से क्या होगा, 1/4πε0, और यहाँ पर जो Q1 Q2 था उसके जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि एक Q जो है वो कैपिटल Q है और दूसरी जो है वो स्मॉल Q है, इसलिए Q और Q अपॉन क्या हो गया, x²। अभी x² क्यों हुआ, क्योंकि O से लेकर x दूरी पर क्या चीज़ है, बिंदु A है, वहाँ पर आपका वहाँ पर क्या चीज़ है आपका, प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। इस कारण से हम यहाँ पर x को लिए, ओके, ठीक है। यहाँ पर तो दूरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपका, x जो है वो दूरी बता रहा है, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बता रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखना, आप इस समीकरण नंबर आपको 1 मिल गया, ठीक है। अब एकांक धन आवेश को बिंदु A से B तक dx विस्थापन में किया गया कार्य, ध्यान से समझना। विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव की परिभाषा हमें कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं कि एकांक धन आवेश को हम जो अनंत से क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, कार्य के बारे में बात हो रही है। तो डेफिनेटली हम क्या निकालेंगे, ये कार्य निकालेंगे। और कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा होती है W इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। क्या होती है, बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो हमने तो बल निकाल लिया, क्या निकाल लिया, और हम अभी विस्थापन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं, विस्थापन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने dx विस्थापन में किया गया कार्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, W की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। चलिए
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बस पहले डायग्राम में चले जाते हैं, ठीक है। डायग्राम में आ जाओ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बिंदु जो प्लस क्यू आवेश है उसको हम बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक अल्प विस्थापन dx में लाने में क्या करते हैं, कार्य करेंगे, ठीक है। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी तक अल्प विस्थापन dx में प्लस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो वही निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर देखो, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक dx विस्थापन में किया गया कार्य, ठीक है। चलिए, कार्य तो क्या हो जाएगा, कार्य की डेफिनेशन सी होती है आपका, क्योंकि यहाँ पर अल्प विस्थापन के बारे में बात करें, देन अल्प कार्य हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, dw होगा, क्योंकि क्या होता है आपका बल गुना विस्थापन होती है। ओके, अब यहाँ पर देखो बल सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या चीज़ है आपका, सदिश राशि। जब हम सदिश को हटाते हैं तो कॉस थीटा उसके साथ में हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉस 180 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हम क्या कर रहे हैं, इसको बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक ला रहे हैं प्लस क्यू आवेश को, देन स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, और सरल रेखा द्वारा निर्मित कोण हम जानते हैं कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, कॉस थीटा की जगह कितने आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 180 डिग्री के वैल्यू जो होती है कितनी होती है, -1 होता है। इसलिए पूरा जो वैल्यू है इतना एफ डी एक्स क्या हो गया, ये -FDX हो गया, क्योंकि cos 180 डिग्री के वैल्यू जो होते हैं कितनी होती है, -1 होते हैं। ओके, चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। और एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमें निकालना है, जो परिभाषा है ना मेन, उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब वो आपको अच्छे से आनी चाहिए कि विभव की परिभाषा में भैया क्या बोलते हैं, वो कार्य निकालना पड़ता है, ठीक ना। अब कार्य निकालना है तो कार्य के लिए हमें बल निकालना पड़ते हैं, तो हम बल निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें समीकरण 2 ये मिल गया, क्या चीज़ आपका, -FDX, जहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है यह दर्शाता है कि जो बल व विस्थापन की जो दिशा है वो एक दूसरे की क्या चीज़ है, विपरीत हैं, क्योंकि बल इस तरफ लग रहे हैं और विस्थापन किस तरफ हो रहे हैं, इस तरफ हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस चिन्ह इसी को शो कर रहे हैं। ओके, चलिए, अब जो हमने समीकरण 1 से f की वैल्यू निकाला है, उस f की वैल्यू को समीकरण 2 में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अब देख, हाँ, थोड़ा सा और इसको कर लेते क्या, कि क्योंकि ये तो हो गया अल्प विस्थापन के लिए। अब हम मानते हैं कि प्लस क्यू आवेश को, स्मॉल क्यू आवेश को क्या करेंगे, अनंत से ला रहे बिंदु P तक। बिंदु P मतलब बिंदु P कहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र में ही है बिंदु P। तो अगर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो क्या करेंगे, हम जो समीकरण 2 निकाले हैं ना उसका क्या कर देंगे जी, इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट मीन समाकलन कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो W इज इक्वल हो जाएगा आपका क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू P dw, ठीक है। जो अभी dw हमने समीकरण 2 से निकाला, समीकरण 2 से dw की वैल्यू क्या निकला था जी, -FDX निकला था, दैट मीन्स माइनस आपका बाहर हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, f की वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। और यहाँ पर p, अब p जो है क्या चीज़ है आपका, p क्या बताते हैं, जो मूल बिंदु से कहाँ तक है दूरी है, कहाँ तक की दूरी है, p तक की दूरी कितनी थी, r था, स्मॉल r था, o से लेकर के p तक की दूरी कितनी थी, r थी ना। इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पर, अब p की जगह हम क्या कर लेंगे जी, r कर लेंगे। ओके, देखो p की जगह हमने क्या कर लिया, यहाँ पर p था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r हो गया, जब हम वैल्यूज को पुटअप किए तो। ओके, इतना चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। ये जो r है किसकी जगह लिख रहे हैं हम, p की जगह। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि o से लेकर p तक की दूरी कितनी है, r है। कंफ्यूज मत होना, x आएगा करके, x नहीं आएगा। x किसके किसके बीच की दूरी था, वो था दोनों आवेशों के बीच की दूरी था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। लेकिन हम इस आवेश को, प्लस क्यू आवेश को कहाँ पास ला रहे हैं, कहाँ पास लाए थे, ए से लेकर बी तक। अब हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, दैट मीन्स आर क्षेत्र में ला रहे हैं इसमें, ठीक है। इस कारण से इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक से आएगा करके, ठीक ना, वहाँ पर आर आएगा। ओके, ठीक। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर दिए तो क्या हो गया, देखो ये माइनस तो बाहर निकल गया, और यहाँ पर ये हो गया क्या चीज़ आपका, 1/4πε0 क्यू अपॉन x² और dx, क्योंकि जो आपके पास क्या रहता है, dx रहता है ना, x के टर्म में ना, तो सिर्फ x वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करोगे, रखोगी, क्योंकि उसी का क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन होगा। ओके, और बाकी तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें बाहर निकल गई, देखो Q/4πε0 जो है वो बाहर निकल गया, सिर्फ अंदर में बच गया, तो क्या, इन्फिनिटी टू r x⁻², क्यों, क्योंकि ये नीचे है x⁻², जब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻² dx हो जाएगा। अब हम क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन का छोटा सा फॉर्मूला है, उसको क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक ना, ताकि आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो इस चीज़ को। देखो क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx की जो वैल्यू होती है वो होता है x⁻n+1 अपॉन होता है पास क्या चीज़, n+1,
ठीक है। जहाँ पर जो n है वो x की पावर में जो है वही है, n की वैल्यू जो है 0 से लेकर कुछ भी हो सकते हैं, है ना, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन टर्म है उसमें सेम इसी फॉर्मूला के जैसे दिख रहे, देखो x की पावर -2dx, x की पावर n dx के जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, इसी को हम क्या अप्लाई करते हैं। तो देखो x की पावर क्या हो गया -2 + 1, n की जगह हमने लिखा क्या चीज़ -2 और +1 की जगह +1, और अपॉन में क्या चीज़ है आपका, n की जगह -2 और +1 की जगह +1। तो ये फॉर्मूला को अच्छे से आपको याद रखना, ठीक ना। चलिए ठीक, इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा से जमा लेते इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका नीचे हो जाएगा क्या चीज़, -2 + 1 देन -1 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, x की पावर जो है वो -1 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो क्या मिल गया आपको, -q/4πε0 0, और यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर -1/-1, और ये आपका लिमिट है क्या चीज़, आप लिमिट को लिखना मत भूलना, ठीक ना, क्योंकि यही आपका मेन है। ये इन्फिनिटी टू क्या हो गया आपका r हो गया। ओके, चलिए अब देखो, ये यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। अगर ये वाले माइनस को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मिलकर प्लस बना देगा। ओके, और ये x की पावर -1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1/x लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका 1/x हो गया, और लिमिट का लिमिट ही है, ठीक है। चलिए अब हम लिमिट को पुट अप करेंगे, तो लिमिट को हम कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, पहले r रखेंगे, फिर माइनस के चिन्ह लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करेंगे, लोअर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी को रखेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये हो गया, देखो 1/r, फिर माइनस क्या हो गया, 1/∞ हो गया। ओके, हाँ, अब क्योंकि 1/∞ की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 0 होती है, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका, q/4πε सेम टू सेम रहेगा, ये 1/r माइनस क्या हो गया 0, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है दैट मीन्स कितनी होती है, 0 होती है। ओके, चीज़ों को थोड़े से समझते चलिए, फिर आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो w की वैल्यू आपको क्या मिला, देखो q/4πε0 1/r मिल गया। इसको अगर हम थोड़ा सा जमा कर लेकर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे, w इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ये 1/4πε0, और q अपॉन क्या हो गया, ये r हो गया, ठीक ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक ना। चलिए, तो हमें समीकरण नंबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब हमने जो है भैया विभव जितना बोलता था, विभव की परिभाषा हमने उतना निकाल लिया, है ना, कि कार्य करना पड़ता था, हमने कार्य की वैल्यू तक निकाल लिया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब एक और काम करना है, क्या, विभव की परिभाषा, विभव के लिए हम फॉर्मूला क्या निकाले थे, क्या पढ़े थे कि v इज इक्वल टू W/Q, बस इसी में हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है जी। क्या, तो समीकरण 3 से हम w के वैल्यू निकाले ना, बस w के वैल्यू को क्या कर देना, यहाँ पर रख देने हैं, फिर जो कटेगा उसको कटाना है, और जो बच जाएगा वही क्या होगा आपका व्यंजक होगा। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि किंतु विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि v इज इक्वल क्या होती है, W/Q, दैट मीन्स v इज इक्वल क्या हो गया, w की जगह हमने क्या लिखेंगे, जो समीकरण 3 जो हम निकाले हैं उसको 1/4πε0 q/r, इतना हमने क्या निकाला है, उसकी फॉर्मूला से निकाला है। ओके, ये हो गया आपका, और ये 1/Q का 1/Q, यहाँ से हम q और q को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये q और q कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास विभव क्या मिल गया आपका, 1/4πε0 .q/r, ठीक है। तो यही क्या चीज़ आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए क्या है, ये व्यंजक है, ठीक है। एक मिनट बस ना, मैं चीज़ें देख रहा हूँ थोड़ा सी, अच्छा ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया आपको, विभव की जो है वो व्यंजक मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तुलना करो थोड़ा से, कैसे तुलना करना है, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। हम क्या पढ़े थे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो परिभाषा मतलब फॉर्मूला निकला था, वो निकला था 1/4πε0 .q/r² निकला था ना, याद रखना स्क्वायर में था वो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ r बस हो रहा है, बस यही जो चीज़ें क्या चीज़ें डिफरेंस है, बाकी जो हेडिंग जो है तो दोनों की सेम ही है, ठीक ना, कि एक बिंदु आवेश के कारण क्या करना है, हमें विद्युत विभव की गणना करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो दोनों जो है वो परिभाषाओं पर डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर भी परिभाषाओं पर डिपेंड किया कि विभव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहाँ से लाएंगे, और अनंत से ही लाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, पूरा परिभाषा के ऊपर ही जो डेरिवेशन जो पूरा कंप्लीट होता है परिभाषा के ऊपर ही डिपेंड है पूरा,
ठीक है। तो अच्छे से परिभाषा पर पकड़ बनाइए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना है। और उसके लिए हमें क्या निकालना है, जैसे कि कार्य निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है जी, बल निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। अब जब हम कार्य निकाल लिए तो विभव के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होती है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होती है। दैट मीन्स हम डब्ल्यू की वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो आएगा आंसर वही क्या चीज़ है, आपका विभव है। ठीक ना। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे जो है और टॉपिक्स करेंगे। ठीक है। तो आई होप यू आज की जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। हाँ, और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर समझ में आई होगी, आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।